गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 जब मैं पढ़ता था। यह कहानी महात्मा गांधी से संबंधित है। यह कहानी महात्मा गांधी के बचपन की है जब मैं पढ़ता था। मेरे पिता का नाम करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी था। वे राजकोट के दीवान थे। वे सत्यप्रिय, साहसी और उदार व्यक्ति थे। कैसे व्यक्ति थे? सत्यप्रिय, सत्य बोलना, साहसी, किसी से नहीं डरना और उदार यानी दया करने वाले। वे बहुत न्यायप्रिय थे। मेरी माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी की माता का नाम पुतलीबाई था। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था। पूजा पाठ किए बिना वे भोजन नहीं करती, यानी वह पूजा पाठ करने के बाद ही खाना खाती थी। मेरा जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ। उनके महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक स्थान में, गुजरात में हुआ। वहां से पिताजी जब राजकोट गए तब मेरी उम्र 7 वर्ष रही होगी। जब पापा उनके राजकोट गए तो महात्मा गांधी की उम्र 7 वर्ष थी। एक कक्षा पार करके वे हाई स्कूल में आ गए। हाई स्कूल मतलब 10th क्लास। मैं हाई स्कूल में मंदबुद्धि विद्यार्थी नहीं माना जाता था, यानी वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। मुझे अपनी होशियारी का कोई गर्व नहीं था। इनाम या छात्रवृत्ति पाने पर मुझे आश्चर्य होता था। इनाम यानी प्राइज और छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप। अपने आचरण की मुझे चिंता रहती थी। मेरे हाथों कोई ऐसा काम हो जिसके लिए शिक्षक मुझे दंड दे, यह मेरे लिए असहनीय था। यानी मुझे उन्हें टीचरों से दंड पाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मुझे याद है कि एक बार मुझे मार खानी पड़ी थी। मुझे मार का दुख न था, पर मैं दंड का पात्र समझा गया, इस बात का बहुत दुख था। यह बात पहली या दूसरी कक्षा की है, यानी पहली या दूसरी कक्षा में उन्हें अपने टीचर से दंड मिली थी, जो उनके लिए बहुत ही दुखद घटना थी। दूसरी बात 7वीं कक्षा की है। हमारे मुख्य अध्यापक ने ऊपर की कक्षा के छात्रों के लिए व्यायाम और क्रिकेट को अनिवार्य कर दिया था। यानी उनके जो प्रमुख टीचर थे, उन्होंने स्कूल में व्यायाम यानी एक्सरसाइज और क्रिकेट खेलना अनिवार्य कर दिया था, यानी कि आपको खेलना ही है। मेरा मन इनमें न लगता था। खेलना अनिवार्य होने के पहले मैं कभी व्यायाम करने या क्रिकेट खेलने गया ही नहीं था। अब मैं यह देखता हूँ कि व्यायाम के प्रति मेरा यह रुचि एक गलती थी, यानी उन्हें लगता है कि उन्हें एक्सरसाइज करना चाहिए था। पढ़ने के साथ साथ व्यायाम करना भी बहुत जरूरी है। यानी पढ़ना तो चाहिए ही, साथ साथ अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम भी करते रहना चाहिए। एक शनिवार को शाम 4 बजे व्यायाम के लिए जाना था। मेरे पास घड़ी न थी, आकाश में बादल थे, इससे समय का पता न चल सका। जब पहुंचा तो सब जा चुके थे। दूसरे दिन मुझसे न आने का कारण पूछा गया। मैंने जो बात थी बता दी। उन्होंने उसे नहीं माना। यानी गांधी जी ने सही बताया कि मेरे पास घड़ी नहीं थी, इसलिए मैं समय नहीं देख पाया, पर मास्टर जी ये बात नहीं माने और उन्हें दंड भुगतना पड़ा। मुझे दंड भुगतना पड़ा। मुझे बेहद दुख हुआ। मैं झूठा नहीं हूँ, यह कैसे सिद्ध करूँ? यानी वो ये नहीं बता पाए, वो ये टीचर को समझा नहीं पाए कि मैं सच बोल रहा हूँ। कोई उपाय न था। मैं मन मारकर रह गया। बाद में समझा कि सच बोलने वाले को कभी भी असावधान नहीं रहना चाहिए। यानी आप सच बोल रहे हैं, इसके लिए आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए। कसरत में न जाने से मुझे नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कसरत से तो मुक्ति प्राप्त कर ही ली। पिताजी ने हेडमास्टर को पत्र लिखा कि स्कूल के समय के बाद भी मेरी उपस्थिति का उपयोग अपनी सेवा के लिए करना चाहते हैं। इस कारण मुझे मुक्ति मिल गई, यानी उन्हें व्यायाम करने से छुट्टी मिली। मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। यानी वो किताब में पढ़ते थे कि सुबह सुबह घूमना बहुत अच्छा होता है, जिससे स्वस्थ रहते हैं। यह बात मुझे अच्छी लगी और तभी से मैंने सैर करने की आदत डाल दी। जैसे मेरा शरीर तगड़ा हो गया, यानी व्यायाम के बदले मैंने टहलने का सिलसिला रखा। इसलिए शरीर को व्यायाम न देने की गलती के लिए तो शायद मुझे सजा नहीं भोगनी पड़ी, पर एक गलती की सजा मैं आज तक भोग रहा हूँ। मैं यही जानता था कि पढ़ाई में सुंदर लेखन जरूरी नहीं है। विलायत जाने तक यह विचार बना रहा। विलायत मतलब कोई विदेश पढ़ने के लिए गए थे, जब तक ये विदेश नहीं गए थे तो सोचते थे कि अच्छी लिखावट
कोई ज़रूरी नहीं है, आदमी को सही पढ़ना आना चाहिए। लेकिन वहाँ जाकर उन्हें समझ में आया कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आपकी राइटिंग यानी आपकी लिखावट भी सुंदर होनी चाहिए। बाद में और ख़ास करके दक्षिण अफ्रीका में जब मैंने वकीलों और अन्य पढ़े लिखे नवयुवकों के लिए को मोती के दानों जैसे अक्षर देखे तो मैं शर्माया और पछताया। मैंने अनुभव किया कि खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। बाद में मैंने अक्षर सुधारने का प्रयत्न किया, पर पक्का घड़ा कहीं चाक पर चढ़ता है, यानी अगर आपकी आदत पड़ जाए किसी चीज़ की तो वह आसानी से नहीं छूटती। सभी मेरे उदाहरण से सबक लें और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है, यानी पढ़ाई के साथ साथ लिखावट भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छे अक्षर सीखने के लिए चित्रकला आवश्यक है, इसलिए बालकों को चित्रकला पहले सिखानी चाहिए। जिस तरह पक्षियों, वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और आसानी से पहचानता है, उसी तरह जब चित्रकला सीखकर चित्र आदि बनाने लगे तभी अक्षर पहचानना और लिखना सीखे तो उनके अक्षर छपे अक्षरों के समान सुंदर होंगे। यानी गांधी जी का कहना था कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें सबसे पहले ड्राइंग करना सिखाना चाहिए, यानी चित्र बनाना सिखाना चाहिए, जिससे वे आड़ी टेढ़ी लकीरें खींचना सीख जाएंगे तो उन्हें लिखना आसान होगा, उनके लिए लिखना सरल हो जाएगा। इस समय के विद्या अध्ययन के कुछ संस्मरण और भी उल्लेखनीय है, यानी पढ़ाई के उनकी कुछ और यादें और भी वो उसका उल्लेख करते हैं। छठी कक्षा में मेरे संस्कृत शिक्षक कृष्ण शंकर मास्टर बहुत कड़े मिजाज के थे। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक सिखाने का प्रयास करते थे, परंतु मैंने संस्कृत की कक्षा छोड़कर फारसी की कक्षा में बैठना शुरू कर दिया। फारसी के मौलवी बहुत नरम दिल के थे, लेकिन इस बात से संस्कृत शिक्षक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुझे समझाया, मैं तो सब छात्रों को बढ़िया संस्कृत सिखाना चाहता हूँ, आगे चलकर उसमें रस के घूंट पीने को मिलेंगे, यानी संस्कृत पढ़ोगे तो तुम्हें उसकी जानकारी मिलेगी। तुम्हें यूं हारना नहीं चाहिए, यानी डर कर तुम्हें संस्कृत नहीं छोड़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। तुम फिर से मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं आज कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानता हूँ, क्योंकि जितनी संस्कृत मैं उस समय सीखा उतनी भी न सीखा होता तो आज संस्कृत शास्त्रों का रस न ले पाता। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी का स्थान होना चाहिए। यानी गांधी जी का कहना था कि अपनी मातृभाषा के अलावा और भी भाषाएं आपको सीखनी चाहिए, जैसे हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी। भाषाओं की इस संख्या से किसी डरना नहीं चाहिए। भाषा पद्धति पूर्वक सिखाई जाए और सब विषयों को अंग्रेजी के माध्यम से सीखने सोचने का बोझ हम पर न हो तो ये भाषाएं सीखने में बहुत ही आनंद आएगा। जो व्यक्ति एक भाषा को शास्त्रीय पद्धति से सीख लेता है उसके लिए दूसरी भाषा का ज्ञान सुलभ हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप जो भी भाषा सीखते हैं उसे पूरे नियम से सीखना चाहिए, आपको उसका व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको एक भाषा सही से आती हो तो आप दूसरी भाषा का ज्ञान भी सही तरीके से ले सकते हैं।